वक्फ बिल की जो है उसकी बात हो रहा है उसमें जो जहाँ जरूरत थी मुसलमानों को उसने समर्थन में उसने वोट कराया और मुंह से फिर बोल देना कि मुसलमानों के साथ है। आपको नहीं लगता थोड़ा सा ये दूसरे टाइप का? नहीं, वक्त पर नीतीश कुमार जी बाद में बहुत उस पर ये किए थे, अपना बयान भी जारी किए थे वक्त पर जब वोटिंग का मामला था तो इसीलिए जब वो नीतीश कुमार जी नाराजगी जाहिर किए तो उसके बाद ही फिर जेपीसी एक कमेटी बनाई गई और अभी उस कमेटी अभी आप सुने होंगे वो जेपीसी कमेटी बनी है, अब उसके माध्यम से जो होना है। और जो लोग कल कह रहे थे कि वो बजरंग दल की पार्टी है, आज उसी पार्टी में आप जैसा कह रहे हैं कि टिकट के लिए खड़ा है और उसको लग रहा है कि मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तो उसको तो पहले इसी बात का जवाब देना पड़ेगा कि तब आप एमएलए थे तब नादान थे या हारने के बाद आप नादान हो गए हैं, या तब अकलमंद थे या अब अकलमंद हो गए हैं। एक ही आदमी दो बयान कि कल वो बजरंग दल की पार्टी लग रहा था और आज उसको लग रहा है कि बढ़िया पार्टी है, तो इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। चुनाव हार करके इतना मेहनत करते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो यकीनन उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक होकर के और इलाके के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए जीतना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप पर सारे लोग इसलिए उंगली उठाते हैं, सबको लग रहा है कि मास्टर साहब के सामने हम लोग कुछ नहीं है नेतागिरी में, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा मैं तो नहीं देखा हूं। मास्टर साहब के लोग ज्यादातर वो खुद चुनाव हार गए विधानसभा में, उसके बाद ज्यादातर लोग उन्हीं के चुनाव जीत गए। जिस विधानसभा में वो लड़े वहां के अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करें। कि असली तरक्की तब है जब हमारे यहाँ का तालीम का ग्राफ ऊपर बढ़े, जब हमारे लिए तालीम के लिए कोई बेहतर काम हो, डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो। हालांकि इस पर आपका जवाब आ चुका है, लेकिन जब बात हो रही है तो मैं समझता हूँ कि हम भी बात कर ही ले। निशंदरा पुल का जो है माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने उस बात का यानी एक तरह से मोहर लग गए कि अब निशंदरा पुल बोलना लगभग तय है, समय जो लग जाए। तो उसमें एक आपका जो बयान था काफी संतुलित बयान था, लेकिन उस तरह से जब कोई काम होता है तो उसका क्रेडिट सब लेना चाहता है और जब कोई काम नहीं होता है तो उसका क्रेडिट कोई लेना नहीं चाहता। काम नहीं होने का तो सवाल नहीं पैदा होता है। हमारे यहाँ जो बात हो गई तो हो गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जिस बात को बोल दिए वो पत्थर की लकीर है। असुरा निशंदरा घाट में पुल बनना तय है। 2 साल के अंदर मैं सोचता हूं कि आदमी इस पार से उस पार आना जाना शुरू कर देंगे। पुल भले ही असुरा में बन रहा हो, लेकिन उस पुल से ज्यादातर फायदा अगर लेंगे तो हमारे बहादुर विधानसभा के लोग, आप चाहे झाला से लेकर के मठियारी से झुनकी, हवाकोल, जितने पंचायत है, बैगना, जिसको किशनगंज जाना होगा, जो पहले असुरा घाट टपने के बाद वो डीबी 50 रोड जिसको हम लोग पहले कहते थे, अभी मौलाना असराउल्लाह कासमी एक्सप्रेस वे है जिसका नाम मास्टर मुजाहिद साहब ने करवाया है, तो उस रोड से जाएंगे किशनगंज तो सभी लोगों को सहूलियत होगा। निशंदरा, बैगना, मुसलडंगा, सोहंदर वगैरह जितना है, कुछ अररिया का भी, सिकटी विधानसभा के भी लोग, तो उस रोड से, उस पुल से मेरे ख्याल से सभी लोगों को फायदा होगा। और जहां तक क्रेडिट की एक बात आपने कही, तो मैं उस दिन भी उस अपने इंटरव्यू में कहा था, जो पान की दुकान में खड़ा होकर के उस पुल के लिए बात किया हो, चाय की दुकान में बैठ करके चाय पीते हुए बात किया हो, रास्ता में चलते हुए बात किया हो, मैं उन सभी लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूं। लेकिन असली क्रेडिट का अगर कोई हकदार है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक कुचादामन के मास्टर मुजाहिद साहब। शुरू में सब क्रेडिट लेना का कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो लोग खुद समझ गया कि ये काम असल में मास्टर मुजाहिद साहब के, जो फिर बार वहां जा रहे हैं, कभी इंजीनियर को लेके पहुंचते हैं, वो काम किस जगह मापी हो रहा है सब देख रहे हैं। बाकी अब सब लोग अपना घर बैठ गए, तो इसमें कहीं इफ बट कुछ नहीं है। इस काम के लिए असली क्रेडिट अगर जाता है तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक, जदयू के जिला अध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब। आप ही के हम लोग के बैठे हुए थे तो आप ही के बयान का जो है उस पर चर्चा हो रही थी। हालांकि लगभग लोगों ने आपके बयान की जो है प्रशंसा की और कहा कि एक सुलझे हुए इंसान और बहुत बेहतर तरीके से आपने बातों को रखा, लेकिन वहीं पर एक बात निकल कर ये आई कि एक हारा हुआ विधायक जो कि एक पार्टी का जिला अध्यक्ष है और उनकी कोशिश से अगर निशंदरा पुल बन जाता है तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं कि जब वो हार करके निशंदरा पुल बन सकता तो फिर ऐसे नेताओं को जीतने की क्या जरूरत है? वो हार कर भी हमारे अवाम की खिदमत तो कर ही रहे हैं। वो मुजाहिद साहब भी अक्सर बोलते होंगे, भी चुनाव के बारे में कभी कोई पूछता है तो बोलते हैं कि चुनाव लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं है, लोगों को भला, वो खुद बोलते हैं इस बात को। तो चुनाव हार करके इतना मेहनत करते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो यकीनन उससे 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक होकर के और इलाके के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए जीतना बहुत जरूरी है। आज बता देते हैं, इस बात को आपने रखा बहुत बखूबी। आज वो अगर यहाँ के एमपी होते, जावेद साहब के जगह पे मुजाहिद साहब होते, मैं यकीन के साथ कहता हूं केंद्र में मंत्री होते। और जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलाके का, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर के,
मुस्तकबिल को लेकर के, और सभी दल के लोग मेरे ख्याल से चाहते होंगे कि एएमयू का फंड रिलीज हो। तो आज मैं सोचता हूं कि इस 6 महीना में एएमयू का पैसा ला करके मास्टर मुजाहिद साहब को आपको दिखा देते, इसलिए जितना जरूरी है। ये पुल पुलिया चंद सड़कें, अक्सर हमारे पूर्व सांसद मौलाना असराउल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि ये चंद पुल पुलिया बन जाना इलाके की तरक्की नहीं है। इलाके की और माशरे की असली तरक्की तब है जब हमारे यहाँ का तालीम का ग्राफ ऊपर बढ़े, जब हमारे लिए तालीम के लिए कोई बेहतर काम हो, डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो। तो ये अलीगढ़ का पैसा जिस दिन आ गया, हम लोग भी ये डिमांड करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सरकार में तो हम जवाबदेही से भागते हैं, लेकिन जब सरकार का आदमी वहां होता है सिस्टम में और वो अपनी बात को रखता है, तो उस काम में सरकार भी दिलचस्पी लेती है कि भाई वहां तो हमारा आदमी जीत करके आया, हमारे लोगों को वोट दिया है, तो फिर वहां पर फंड भी रिलीज होता है और इलाके का काम भी होता है। कहीं ना कहीं हमारे अवाम को, फिर मैं यही कहूंगा कि मेरे किशनगंज के अवाम को, भोली वाली जनता को, जो इलेक्शन के टाइम में आकर के लोग गुमराह करके इधर उधर की बात कह करके और फिर बाद में वो नेता रोना रोते हैं कि मैं विपक्ष में हूं, मुझसे क्या होगा, मेरी सरकार नहीं है। तो 20 साल तो हो गए भाई। जो 20 साल का जवान था रमीज भाई, आज उसका दाढ़ी का आधा बाल सफेद हो गया, और 20 साल बाद तो न जाने क्या होगा। हम लोग मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे रमीज भाई। तो मैं चाहता हूं कि आदमी को एक बार विचार करना चाहिए, और जब तक आप सिस्टम में नहीं आइएगा रमीज भाई, तो पूर्ण रूप से 100% इलाके का विकास नहीं हो सकता है। एमयू की फंड की बात आपने की, और आज जो देश की जो हालात है और जिस तरह से जो सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी, 2 बैसाखी है नरेंद्र मोदी के, अगर एक टूटा तो सरकार डगमगा गई। तो अभी एक मौका था नीतीश कुमार जी का कि वो दबाव डालते एमयू को लेकर के फंड रिलीज करने का। अगर अभी ये मौका गवा दिया गया और अगले बार चुनाव हो सकता है कि बीजेपी फुल बहुमत से आ जाए, तो फिर हमें मौका हाथ लगने वाला ही नहीं है। ये आप बिल्कुल आप सही कहें, आपके इस बात से और आपकी इस राय से हम 100% सहमत हैं। नीतीश कुमार जी दबाव बना करके इस काम में हम लोग भी पहल कर रहे हैं। हमारे जो सीमांचल के बड़े नेता हैं सभी चाहते हैं कुछ एक विरोध, और मुझे लगता है कि इस काम को खुद विपक्ष नहीं होने देना चाहता है कि ये काम कर दिया तो हम लोग का काम ही खत्म हो जाएगा, मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें रोड़ा बनने का ज्यादा जो काम करते हो विपक्ष, हमेशा इसको आग लगाने की बात करते था कि काम बिगाड़ने वाली बात। सब मिलकर के अगर हम लोग चाहें, और आज नीतीश कुमार जी आपने जो कहा ये बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुस्लिम विरोधी ना नीतीश कुमार जी है और ना चंद्रबाबू नायडू जी है, दोनों ही मुस्लिम के पक्ष में हमेशा बात रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे शीर्ष नेतृत्व अगर सुनते हो इस बात को आपके गगन टॉप के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि अलीगढ़ का पैसा हमको इस सरकार से मिले और हमारे नीतीश कुमार के द्वारा मिले, तो हम लोग भी मुबारकबाद देते अपने सरकार को और यहाँ का अवाम एकदम खुश हो जाता है। आपके बात से ही बातें निकल करके सामने आई। आपने कहा कि मुस्लिम बुरी ना तो नीतीश कुमार जी है और ना ही चंद्रबाबू नायडू है, लेकिन जब वक्फ वाले मामले पे हालांकि जो मौखिक जो बयान होता है नीतीश कुमार जी का, कभी उन्होंने मुस्लिम विरोधी कोई बयान दिया नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिल थे, जैसे कि मैं फिलहाल वक्फ बिल की जो है उसकी बात हो रहा है, उसमें जो जहां जरूरत थी मुसलमानों को उसने समर्थन में उसने वोट कराया, और मुंह से फिर बोल देना कि मुसलमानों के साथ है। आपको नहीं थोड़ा सा ये दूसरे टाइप का? वक्फ पर नीतीश कुमार जी बाद में बहुत उस पर ये किए थे, अपना बयान भी जारी किए थे वक्फ पर, जब वोटिंग का मामला था तो इसीलिए जब वो नीतीश कुमार जी नाराजगी जाहिर किए, तो उसके बाद ही फिर जेपीसी एक कमेटी बनाई गई, और अभी उस कमेटी, अभी आप सुने होंगे वो जेपीसी कमेटी बनी है, अब उसके माध्यम से जो होना है। तो कभी कभी कुछ चीज क्या होता है रमेश भाई कि अपने चाल में फंसाना चाहता है, तो सिर्फ किशनगंज से पूरा बिहार या पूरा हिंदुस्तान नहीं है। हमारे यहाँ 70% मुस्लिम है, लेकिन बाकी जगह में आप देखिएगा तो 70%, 80%, 85%, 90% तक हिंदू आबादी है। तो एक बयान से बाकी वोटों का छिटकने का डर रहता है, इसलिए नेता बड़ा नाप तोल करके, बड़े नेता खासतौर से, अब वो तो एहतसाम कोई है नहीं, या कोई एक विधानसभा का विधायक तो है नहीं कि उसको कुछ मालूम नहीं हो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। बड़ा नेता है तो उनका जो अपनी सोच समझ के हिसाब से अपनी बात को रखते हैं, कहाँ क्या रखना है नहीं रखना है। और मुझे पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार जी आज तक, अभी तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप देख भी लीजिए कि मुस्लिम उसके राज में एकदम कहीं बिल्कुल 100% सुरक्षित है, कहीं असुरक्षित नहीं है। हालांकि आप लोग आप उस सवाल का जवाब तो खैर नहीं दे पाएंगे, लेकिन यह है कि आप साथ उठते हैं बैठते हैं, क्या कुछ बातें चले कि मास्टर मुजाहिद साहब 2025 का चुनाव किस विधानसभा से लड़ने की तैयारी में है? मास्टर मुजाहिद साहब के लिए मैं यही कहूंगा, और यहाँ के अवाम से, वो जिस विधानसभा से
चुनाव लड़े, वहां के अवाम को चाहिए कि उसको रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने का काम करे। वो आदमी लड़ने वाला आदमी है, वो आदमी दिन रात खटने वाला आदमी है, ना उसका पहनावा नेता की तरह, ना वो आम पब्लिक की तरह है। रमेश भाई, जिस विधानसभा में वो लड़े, वहां के अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करे। एक सवाल था और कई बार हमने ये सवाल को सोच कर आया, लेकिन जब भी आपसे वार्तालाप करने का मौका मिला तो दूसरे सवाल थे, लेकिन उसे भूल जाने का काम करें। लेकिन आज मैंने सोचा कि आपसे सवाल हो ही जाए। मास्टर मुजाहिद का जो है साहब के जो है बातचीत हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हम लोग जब मिलते हैं, लोग कहते हैं कि काम करते हैं, काम के लोग हैं, इसमें जो उनके जो पसंद नहीं करते हैं उन लोग का भी ये मानना है। लेकिन साथ ही एक तो बीजेपी की पार्टी है, जेडीयू के साथ जो अलायंस है वो एक मामला है। दूसरा मामला मास्टर साहब के बारे में लोग कुछ ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वो एक वार्ड मेंबर को जिताने के लिए उनका वोट मांगने चले जाते हैं। समिति का चुनाव ऐसा लगता है कि वो खुद लड़ रहे हैं, प्रमुख का चुनाव में वो अग्रेसिव हो जाते हैं, जिला परिषद किसी को जिताने में। तो इस तरह की चीजें बड़े नेता को क्या लगता है, ये थोड़ा सा इससे सुधार करने की जरूरत। अच्छा, आप तस्लीम साहब को सीमांचल का नेता मानते हैं? सीमांचल का नेता मानते थे ना? वो सीमांचल के 2-3 जिला में अपना लोग जिताते थे, हराते थे, जिला परिषद बनाते थे, बनते थे, या जो भी उनके देखरेख में होता था। तो नेता है, कहीं ना कहीं मुजाहिद साहब को विरोधी लोग द्वारा बदनामी किया जा रहा है। तो एक आदमी जीतता है, बाकी लोग हारता है, तो उसको दुश्मन होता है, एक चीज। दूसरी बात, कहीं ना कहीं सॉफ्ट रहता है रमेश भाई। आदमी हर नेता रहता है, मास्टर साहब क्यों, मास्टर साहब पर सारे लोग इसलिए उंगली उठाते हैं, सबको लग रहा है कि मास्टर साहब के सामने हम लोग कुछ नहीं है नेतागिरी में, इसलिए ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा मैं तो नहीं देखा हूं। मास्टर साहब के लोग ज्यादातर, वो खुद चुनाव हार गए विधानसभा में, उसके बाद ज्यादातर लोग उन्हीं के चुनाव जीत गए। जो हार गए ज्यादातर लोग, हारने वाले भी उन्हीं के लोग थे। तो ये बात कहना बेबुनियाद है कि वो इस तरह से करते हैं। लेकिन इंसान है, इंसानी फितरत है, कहने की किसी न किसी की तरफ झुकाव रहता है, ये तो इंसानी फितरत है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे। अब वो लोग भी एमआईएम के टिकट के फहरिस्त में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले आपने भी सोशल मीडिया में देखा होगा कि हालांकि वो भी इंटरव्यू मैंने ही किया था कि जो लोग कल तक बजरंग दल से तुलना करते थे, एमआईएम का अमित शाह से तुलना करते थे, असदुद्दीन ओवैसी का, अब सुनने में आ रहा है कि वो लोग भी एक लाइन में खड़े हैं कि मुझे एमआईएम का टिकट मिले तो और मेरा जो है बेड़ा पार हो जाए। इसको लेकर कुछ बोलना मुनासिब समझेंगे आप? मुनासिब ये समझे कि ये बयान तो असल में उससे आपको लेना चाहिए जो पहले बयान दिए थे कि बजरंग दल से है, और जो आप कह रहे हैं कि मैं वहां से भी चुनाव जीत सकता हूं, जो कभी कह रहे हैं मैं आजाद भी जीत सकता हूं। तो ये तो असल में जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, चाहे हमारी पार्टी जदयू हो, या राजद हो, या एआईएम हो, या भाजपा हो, या कांग्रेस हो, जो हमारी पार्टी के अंदर खूबी है कि पहले संगठन, पहले हमारे लोग। मेरे यहाँ पैसा का कोई लेन देन नहीं है। तो मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी से सब पार्टी को सीखना चाहिए कि संगठन में जो रात दिन आपके लिए मेहनत किए हैं वो जीते या हारे, ये बहुत बड़ा मायने। सब आदमी जीत जाएगा तो 243 तो सीट एक ही आदमी जीत जाएगा, उसमें आधा हारता है, आधा जीतता है, कोई ज्यादा हारता है। लेकिन मेरी एक राय है कि हर पार्टी के लोगों को, अख्तर इमान साहब को चाहिए, और जो लोग उनके, हालांकि उनके पार्टी के बारे में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, वो उनका फैसला होना चाहिए। और जो लोग कल कह रहे थे कि वो बजरंग दल की पार्टी है, आज उसी पार्टी में आप जैसा कह रहे हैं कि टिकट के लिए खड़ा है और उसको लग रहा है कि मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तो उसको तो पहले इसी बात का जवाब देना पड़ेगा कि तब आप एमएलए थे तब नादान थे, या हारने के बाद आप नादान हो गए हैं, या तब अकलमंद थे या अब अकलमंद हो गए हैं। एक ही आदमी दो बयान, कि कल वो बजरंग दल की पार्टी लग रहा था और आज उसको लग रहा है कि बढ़िया पार्टी है। तो इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं, इसका जवाब तो मुझसे लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। आखिर में कोई संदेश हो आपका बहादुरगंज की आवाम के लिए, जेडीयू के कार्यकर्ता के लिए? आखिर में मैं यही संदेश देना चाहता हूं, वो कार्यकर्ता किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, हम लोग सब लोग अपने इलाके के हैं। हम लोग विरोध करें किसी भी नेता का, दायरे में रह करके करें, और जब इलाके का कोई मुद्दा हो, बड़ा इश्यूज हो, तो उसमें सारे दल, सभी पार्टी के लोग, हम लोग एक प्लेटफॉर्म में हो, और उस काम को जब तक ना करा लें, उस मुद्दे को दबने ना दे। यही मेरा मैसेज है। आपको बहादुरगंज का टिकट जेडीयू को हो और उसमें से एहतासाम अंजुम साहब को टिकट मिले, हमारी भी दुआएं आपके साथ है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में, हम मान के चलते चूंकि इंसान को पॉजिटिव ही रहना चाहिए कि जेडीयू को ही टिकट मिलेगा और एहतासाम अंजुम को ही मिलेगा। तो ऐसे में आप क्या कुछ नया करना चाहेंगे बहादुरगंज के लिए कि लोग एहतासाम अंजुम के तरफ कन्वर्ट हो, दूसरे को जो देख चुके हैं उन्हें ना जाओ? कुछ क्या मिलेगा हमें अगर हम आपके तरफ आते हैं? बहुत काम है, बहुत काम है। उसमें से एक काम तो ये बताएंगे हम कि हमारे यहाँ जो एक डिग्री कॉलेज का जो समस्या है, बहुत हम लोग सुन रहे हैं, जो बच्चे हमारे परेशान होते हैं,
एक उसका होना बहुत जरूरी है। आप और वादा करते हैं कि अगर आप विधायक बनेंगे तो डिग्री कॉलेज के लिए? वादा तो नहीं करते, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे अगर हमें मौका मिलता है। रमेश भाई, वादा करना या बोल देना बड़ी बात, उस सिस्टम में हम गए भी नहीं है तो कितना उस पर सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितनी मेरी बात को सुनी जाएगी नहीं जाएगी, इसलिए वो बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मेरी कोशिश है कि मटियारी जैसा पुल या चुनीमाड़ी में पुल बन जाए, जो बड़ी आबादी लोगों को आने जाने के लिए डिग्री कॉलेज हो जाए, एक एम्स लेवल के तर्ज पर एक अस्पताल हो जाए। तो इसमें हमारे मुजाहिद साहब हमेशा लगे हुए रहते हैं दिन रात, तो उन्हीं को हम लोग उन्हीं के साथ और मजबूती से लगे। और मैं एक बात आपको एकदम बोला कि किसी भी दल के कार्यकर्ता हो जो एक अच्छा काम के लिए, हम लोग सारे लोग एक हैं। हम लोग पार्टी भले हमारा अलग हो सकता है, लेकिन जितने कार्यकर्ता है हम लोग दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, गर्ज के। हमारे हिंदू भाई भी हैं, इस इलाके की खूबसूरती है कि हिंदू भाई के यहाँ अगर कोई मैयत हो जाए तो शमशान घाट तक उनके दोस्त मित्र पड़ोसी मुसलमान जाके खड़ा रहता है। कोई मुस्लिम इंतकाल कर जाता है तो कब्रिस्तान में वो हिंदू भाई बगल में जाके खड़ा रहता है। ये इस इलाके का खूबसूरती है रवीश भाई। इस खूबसूरती को हम लोग बिखरने नहीं देंगे और हम लोग सारे लोग मिलजुल करके संगठित होकर के एक साथ अपने किशनगंज से इस सीमांचल का मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। जो काम हो गया उसके लिए बिहार सरकार केंद्र सरकार को शुक्रिया, जो काम नहीं हुआ है उसके लिए सारे लोग हम लोग संगठित होकर के एक। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एहतसाम अंजुम साहब जो अपनी बातें को बड़ी बेबाकी के साथ रख रहे थे। काफी बेहतरीन संदेश निकल कर सामने आए। आप ऑब्जर्व करता है कि आप कितनी बातों को समझ पाते हैं और कितनी बातों को अपने अंदर ले पाते हैं। कहा किसी से शायर ने कहा है कि जान के दुश्मन को भी हम जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। उसी हिंदुस्तान में एक इलाका हमारा सीमांचल है, किशनगंज है, जहां हमेशा गंगा जनी तहजीब को लेकर हमने चला। एहतसाम अंजुम साहब कह रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता की जो है वो बातें कर रहे थे। राजनीतिक में मतभेद होता है, मनभेद नहीं होते हैं। किसी भी नेता का जो विरोध करते समय हमें जो उनकी एक मर्यादा होता है, उनकी जो गरिमा होती है, उनका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। मैं भी कहना चाहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि एहतसाम अंजुम साहब ने जो बातें रखी है उसमें आप सहमत हो, आप असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे परिवार के होने के नाते एक सभ्य शालीनता के साथ अपनी बातों को आप रख सकते हैं। लोकतंत्र में विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। विदा लेना चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे, आप पेज में है, फेसबुक में है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब में है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रमीज रेजा, आप देख रहे थे द गगन टॉक।